Good morning, sir. मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। वो एक पेज का जो पीडीएफ था, वो जो पिछला वाला जो मैंने भेजा था ना, उसमें चीजें वो काफी ब्लर था वो, इसलिए मैंने फ्रेश करके भेज दिया। वो जब आज हम लोग कोरिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा। तो ये वाला पेज आप लोग ओपन कर लीजिएगा। आज हम लोगों को कहाँ से पढ़ना था? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आज हम लोग को रिस्क मैथ में कहाँ से पढ़ना था? सर करेंसी रिस्क से पढ़ना था। करेंसी रिस्क पढ़ना था, उसके बाद जो कोरिलेशन वगैरह था वो सब कुछ पढ़ना यस था सर, ना? कोरिलेशन। कोरिलेशन और फिर करेंसी रिस्क, यही पढ़ना था। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर लास्ट डे वो मार्केट लॉस वाला फॉर्मूला बताया। मार्केट लॉस, ठीक है। एक्सपोजर इनटू एडवर्स मूवमेंट इन द वेरिएबल, यही था ना? यस सर। Yes, sir. मुझे कौन की थी? मॉर्निंग मॉर्निंग। जहाँ कहीं से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लो अपने आप को। मेरे ख्याल से 48-49 लोग आ ही गए हैं, बस इससे ज्यादा लोग तो रहते नहीं है। बाकी लोग कहाँ हैं? Others are not coming. अच्छा पता नहीं। चलो ठीक है। मेरे ख्याल से we might start the session now. स्क्रीन दिख पा रहा है? यस Yes, सर। यस सर। करेंसी रिस्क, ये एक्सपोजर वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से करेंसी रिस्क के ऊपर था सर। हाँ ये ये
यहाँ पर हो गया, यहाँ तक हो गया था ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मेरे ख्याल से 6 मिनट 7 मिनट हो गया। Harshit is there in the meeting? Harshit is there? चलो ठीक है, हम लोग ये जो एक्सपोजर था इसको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं करेंसी रिस्क के ऊपर। करेंसी रिस्क मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम है, मतलब चलो करेंसी रिस्क है क्या? आप में से कोई बताएगा व्हाट इज करेंसी रिस्क? हम लोग आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज करेंसी रिस्क? एनीबॉडी ऑफ यू? कोई बताएगा करेंसी रिस्क? सब वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन की वजह से जो रिस्क होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Currency risk arises from potential movement in the value of foreign currencies. This include currency specific volatility, correlations across currencies and devaluation risk. यहाँ पे तीन चीजें करेंसी रिस्क में तीन चीजें शामिल होंगी। पहला, करेंसी जो मूवमेंट होता है उसमें वोलेटिलिटी या दो करेंसीज के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो, और नहीं तो हम लोग इसको एसोसिएट कर सकते हैं डिवैल्यूएशन से भी। तो करेंसी रिस्क में तीन चीजें हैं, याद रखिएगा। अब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो करेंसी रिस्क में तीन चीजें। पहला, करेंसी मूवमेंट्स जो वोलेटिलिटी होगी। दूसरा, आपस में करेंसीज किस तरीके से कोरिलेटेड है, आपस में ट्रेड वॉल्यूम क्या होता है उसके हिसाब से उनका कोरिलेशन देखना। और आखिरी में डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम है वहां पर किस तरीके से हम लोग करेंसी के डिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट होगा उसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स करेंसी रिस्क अराइजेस इन द फॉलोइंग एनवायरनमेंट। करेंसी रिस्क कहां कहां पर अराइज होता है? अब देखिएगा, सबसे पहला, इन अ pure currency float, the external value of a currency is free to move
to depreciate or appreciate as pushed by market forces. An example is the dollar euro exchange rate. ठीक है, कहां कहां पर करेंसी रिस्क होगा? करेंसी रिस्क वहां पर होगा जहां पर दो करेंसीज को आपस में फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया जाए, उसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी का इंटरफेरेंस ना हो, जहां पर मार्केट फोर्सेस दो करेंसीज के रेट को मूव करती हो ऊपर या नीचे, जिसकी वजह से करेंसीज या तो डिप्रिशिएट करेंगी और नहीं तो एप्रिशिएट करेंगी। तो ये एक एनवायरनमेंट है जहां पे हम लोग ये नोटिस करते हैं कि एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट आइए, इन अ फिक्स्ड करेंसी सिस्टम, in a fixed currency system, point number 2, in a fixed currency system, currency's external value is fixed or pegged to another currency. An example is the Hong Kong dollar, which is fixed against the US dollar. This does not mean there is no risk. However, due to possible readjustments in the parity value called devaluation or revaluation, वहां पे रिस्क होगा। अब जैसे देखिए, जब कोई दो करेंसी आपस में पेग कर दी जाती है, पेग कर दी जाती है मतलब एक करेंसी का वैल्यू दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में फिक्स कर दिया गया, जैसे हांगकांग और यूएस डॉलर के केस में हुआ। तो हांगकांग की करेंसी को यूएस डॉलर की करेंसी के अगेंस्ट में पेग कर दिया गया, उसको एडजस्ट कर दिया गया। अब एडजस्टमेंट हो गया, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसमें रिस्क नहीं है, एक बार रेट फिक्स हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। रिस्क है। कब रिस्क होगा? जब दोबारा से पेग किया जाएगा, जब दोबारा से एडजस्टमेंट्स किया जाएगा, या तो डिवैल्यूएशन किया जाएगा या रिवैल्यूएशन किया जाएगा। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया? करेंसी का वैल्यू कम कर देना दूसरे के मुकाबले। रिवैल्यूएशन का मतलब करेंसी के वैल्यू को बढ़ा देना। अब जैसे हांगकांग की करेंसी को डिवैल्यू कर दिया गया, मतलब हांगकांग की करेंसी का वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले कम हो गया, और अगर रिवैल्यूएशन किया गया मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया, तो उसका मतलब हुआ कि हांगकांग की करेंसी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ गई। तो यहाँ जहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजीम है, वहां पर भी हम लोग करेंसी रिस्क को एसोसिएट करते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन से और करेंसी रिवैल्यूएशन से। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। In a change in currency regime, a currency that was previously fixed becomes flexible or vice versa. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहा है कि जहां पे करेंसी रेजीम चेंज कर दिया जाए, रेजीम चेंज कर दिया जाए मतलब जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया कि दो तरीके का रेजीम, एक फ्लोटिंग और दूसरा फिक्स्ड। तो जहां पे रेजीम चेंज हो गया, रेजीम चेंज कहने का मतलब जो करेंसी पहले फिक्स थी अब उसको फ्लोटिंग दिया गया, या जो करेंसी पहले फ्लोटिंग किया, तो वहां पर भी क्या होगा कि वोलैटिलिटी बढ़ेगी, वहां पे भी रिस्क बढ़ेगी के अगेंस्ट में चेंज हो रहा है। फॉर इंस्टेंस द अर्जेंटीनियन पेसो वाज फिक्स्ड अगेंस्ट द डॉलर अंटिल 2001। अर्जेंटीना की जो करेंसी है जिसको हम लोग पेसो कहते हैं, उस को 2001 तक यूएस डॉलर के अगेंस्ट में फिक्स किया गया था, एंड फ्लोटेड देयर आफ्टर, मतलब 2001 के बाद अर्जेंटीनियन पेसो को भी फ्लोट कर दिया गया, मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे करेंसी रेजीम चेंज कर गया, पहले फिक्स था अब फ्लोटिंग हो गया। तो जैसे ही रेजीम चेंज करेगा वहां पे रिस्क का भी प्रोपोर्शन चेंज करेगा। Changes in regime can also lower currency risk as in the recent case of euro. ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। करेंसी वोलैटिलिटी, करेंसी वोलैटिलिटी, अब एक एक करके पढ़ेंगे। करेंसी वोलैटिलिटी क्या होता है? हालांकि ये कटा हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इसको छोड़ दो। 95 नंबर स्टैंडर्ड आफ्टर। एक काम करो, इसके नीचे का जो टेबल दिया हुआ है, अगर आप लोग टेबल को देख पा रहे होंगे, इफ यू कुड लुक इनटू द टेबल,
टेबल दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस टेबल पे देखिएगा बहुत सारी कंट्री का नाम दिया गया है और उसके करेंसी कोड्स को लिखा गया है। ये एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए आप कि कौन कौन सी कंट्री है, उसका करेंसी कोड्स क्या क्या हो सकता है। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। हो जाएगा तो बताना। CHE किसका है? CHE किसका है? हेलो। स्विट्जरलैंड। Switzerland. ठीक है। CHF लिखा हुआ है. हम्म। हो गया क्या? Yes, sir. ऐसा ठीक है। अब थोड़ा करेंसी वोलेटिलिटी के ऊपर का जो आंकड़ा है उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कर्व वगैरह से है नहीं, मतलब थोड़ा ऊपर में जो पैराग्राफ दिया गया है इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सिर्फ, कि करेंसी वोलेटिलिटी कितनी होती है और वो किस तरीके से अफेक्टेड होती है, ये हम लोग थोड़ा देख लेंगे। देखिएगा, अक्रॉस डेवलप्ड मार्केट्स, ध्यान से इसको समझना है। अक्रॉस, और हमने बार बार जो हम लोगों ने पढ़ा था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि मार्केट अपने आप में इतना
केपेबल है कि वो सारे इंफॉर्मेशंस को अपने प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, फ्यूचर जो भी इवेंट्स होना है, चाहे वो एडवर्स हो चाहे वो फेवरेबल हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, सारे एस्पेक्ट को अगर आपका मार्केट एफिशिएंट है तो वो प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। और जो एफिशिएंट मार्केट होते हैं वो आर्बिट्रेज का मौका नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट मार्केट में प्राइस वेरिएशंस नहीं होता है। मालूम है ना ये? एफिशिएंट मार्केट में प्राइस वेरिएशंस होता है या नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता है। तो जब प्राइस वेरिएशंस नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्बिट्रेज का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग अब इसको पढ़ते हैं। अक्रॉस डेवलप्ड मार्केट्स volatility typically ranges from 6 to 10%। ठीक है, 6 to 10% पर एनम। जो करेंसी में जो वोलेटिलिटी होती है, जो करेंसी में जो वेरिएशंस होता है डेवलप्ड मार्केट्स में, उसमें आप क्या पाएंगे कि 6 से 10% करेंसी का मूवमेंट होता है। राइट? आप देख लीजिए, आप इंडियन रुपी और डॉलर का ही चार्ट उठा के देखिएगा। जब आप उसको समझेंगे, जब आप उसको एनालाइज करेंगे, तो आप एनुअल पिछले 4-5 साल का ग्राफ उठा के देखिएगा कि डॉलर और इंडियन रुपी का जो प्राइस मूवमेंट हुआ है वो कितना वॉलेटाइल रहा है, ऊपर नीचे कितना होता है। आगे, द Canadian dollar is notably lower at 4% to 6%। ठीक है, मतलब क्या हुआ? कैनेडियन डॉलर में जो वोलेटिलिटी है वो अपेक्षाकृत कम है, और इसमें जो एनुअल वोलेटिलिटी होती है वो कितना परसेंट रेंज करता है? फ्रॉम 4 to 6%। Some currencies such as the Hong Kong dollar have very low volatility, reflecting their pegging to the dollar। डॉलर अगर हम लोग हांगकांग करेंसी को ले, उसमें वोलेटिलिटी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? या अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका एक्सचेंज रेट डॉलर से फिक्स कर दिया गया है, तो उसमें वोलेटिलिटी कम होगी। जब तक डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, तब तक वोलेटिलिटी का चांसेस काफी कम रहता है। This does not mean that they have low risk. However, they are subject to the devaluation risk, which is the risk that the currency peg could tail। अब आगे है, this has happened to Thailand and Indonesia, which in 1996 had low volatility but converted to a floating exchange rate regime with much higher volatility in the latter period। क्लियर है? थाईलैंड और इंडोनेशिया की जो करेंसी थी वो 1996 तक क्या थी? फिक्स्ड रेजिम सिस्टम में थी, लेकिन उसके बाद से उसके पास से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हटा दिया गया और उसको फ्लोटिंग में डाल दिया गया, और वहां से फिर थाईलैंड की करेंसी और इंडोनेशियन करेंसी में वोलेटिलिटी काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखी। द टिपिकल इम्पैक्ट ऑफ ए करेंसी डिवैल्यूएशन इज इलस्ट्रेटेड। इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द करेंसी रिस्क इज आल्सो रिलेटेड टू अदर फाइनेंशियल रिस्क। अब हम लोग इस वाले पॉइंट पे आएंगे। ये वाला जो पॉइंट है, जो थर्ड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ, इसको थोड़ा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है सबको? क्या कह रहा है? करेंसी रिस्क इज आल्सो रिलेटेड टू अदर फाइनेंशियल रिस्क, इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क बहुत हद तक इंटरेस्ट रेट से भी प्रभावित होती है, और ये हम लोगों ने कल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाया था ना, जिसमें हम लोग अपने पोजीशन को हेज करते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से हेज करने की कोशिश करते हैं। कैसे? बोरो कर लेते हैं, फिर उसको मनी मार्केट में लगाते हैं, इंटरेस्ट गेन करते हैं, और फिर हम लोग उसको जहां से हमने बोरो किया उसको इंटरेस्ट के साथ लोन का अमाउंट रीइंबर्स करते हैं। तो वही लिख रहा है, करेंसी रिस्क का बहुत गहरा संबंध है किससे? इंटरेस्ट रेट रिस्क से। Often interest rates are raised in an effort to stem the depreciation of a currency। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको याद कर लेना है। करेंसी डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट्स को अपने वहां बढ़ाते हैं कि करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट न करे, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है।
resulting in a positive correlation of an interest rates are raised in an effort to stem the depreciation of a currency, resulting in a positive correlation between the currency and the bond market. ठीक है, करेंसी और बॉन्ड मार्केट के बीच में एक कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, बॉन्ड यील्ड यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से है, तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो क्या होगा? ये लाइन दोबारा से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑफन इंटरेस्ट रेट्स आर रेज्ड इन एन एफर्ट टू स्टेम द डेप्रिसिएशन of a currency. आगे, resulting in a positive correlation between the currency and the bond market. करेंसी और बॉन्ड मार्केट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप को ये रिफ्लेक्ट करता है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर बॉन्ड मार्केट में यील्ड बढ़ेगा तो करेंसी रिस्क भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर यील्ड घटेगा तो करेंसी रिस्क भी उसके साथ घटेगी। These interactions should be taken into account when designing scenarios for स्ट्रेस टेस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोरिलेशन को पढ़ेंगे। कोरिलेशन, तो इसमें से हम लोगों को जो अभी जो हमने जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, उसमें हम लोगों को दो चीजें इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है। पहला क्या? पहला तो ये कि देयर इज, अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को स्टेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट्स को हाई करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि करेंसी और बॉन्ड मार्केट के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन बन जाएगा। ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। उसके ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था कि हर देश की करेंसी, अगर हम लोग डेवलप मार्केट की बात करें तो वहां पे करेंसी में जो वोलेटिलिटी है वो एनुअल वोलेटिलिटी रेंज करती है 6 to 10%, लेकिन इसमें एक्सेप्शन हम लोग कैनेडियन डॉलर की बात कर सकते हैं जहां पे वोलेटिलिटी 4 to 6% पर एनम ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी मार्केट हैं, कुछ ऐसे भी करेंसीज हैं जहां पे वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, जैसे हांगकांग का जो डॉलर है उसमें वोलेटिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसको पेग कर दिया गया यूएस डॉलर के साथ। अब ऐसा नहीं है कि पेगिंग का मतलब कि उसमें रिस्क बिल्कुल भी खत्म हो गए। रिस्क होगा, कब होगा? जब करेंसी को डिवैल्यू किया जाए या फिर करेंसी को रिवैल्यू किया जाए या फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम से उसको फ्लोटिंग में डाल दिया जाए। और यही केस ठीक हमने थाईलैंड और इंडोनेशिया की करेंसी के साथ भी ऑब्जर्व किया था, जो 1996 तक उसमें वोलेटिलिटी क्या थी? नहीं थी, क्योंकि वो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में थे। लेकिन उसके बाद से उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डाल दिया गया, जहां पे मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई ने उसके जो जो वोलेटिलिटी है उसको बढ़ा दिया। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे क्या? कोरिलेशंस। दिख रहा है आप लोगों को कोरिलेशन? Yes, sir. Yes, sir. कोरिलेशन, ठीक है। We briefly describe the correlations between these currencies against the US dollar. Generally, correlations are low, mostly in the range of -0.1 to +0.2. This vindicates का मतलब दर्शाना। This vindicates substantial benefits from holding a well diversified currency portfolio। मतलब अगर आप अपने करेंसी के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, आप एक ही पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आप करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो जब आप करेंसी में ट्रेड करते हैं तो करेंसी में ट्रेड करने में क्या हो सकता है? करेंसी में ट्रेड करने में हो सकता है कि आप ये गलती कर दें कि आप किसी एक ही करेंसी में ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बना लें। लेकिन कह रहा है कि जो वोलेटिलिटी है या जो कोरिलेशन है वो रेंज करता है बहुत नैरो रेंज में। उसका रेंज क्या है? -0.1 टू +0.2, इसके बीच में केवल वो रेंज करता है। यानी कि 0.3 के बीच में रेंज करता है, इससे ज्यादा रेंज उसका या वेरिएशंस नहीं होता है। अब क्या है इसमें कि इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि अभी कौन आ रहा है? ये लोग क्यों आ रहा है अभी?
एस प्रिंस राज कौन है और ये सुमन कुमारी? सर क्लास का ही है। ये लोग अभी क्यों आ रहे हैं? खाली अटेंडेंस बनाने के लिए आ रहा है क्या ये लोग? प्रिंस राज, प्रिंस राज, प्रिंस, यस सर। क्या जी क्लास कितने बजे से है? सर लेट हो गया सर थोड़ा। ऐसे थोड़ी ना होता है। सुमन कुमारी, सुमन, क्या बजे क्लास कितने बजे से है सुमन? आगे से ध्यान रखना, आप फिर आगे से ध्यान रखना, हम अलाउ नहीं करेंगे क्लास में अब फिर। तो इसीलिए इसीलिए इसमें कहा जाता है कि जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो करेंसी का पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफाई कहने का मतलब यू शुड नॉट ट्राई टू मेक इन्वेस्टमेंट्स और बिल्ड पोर्टफोलियो ऑफ ओनली वन करेंसी और टू करेंसी। मल्टीपल करेंसीज होंगी तो वहां पे आपको रिस्क कम होगा, क्योंकि वेरिएशंस थोड़ा कम होगा। कोई करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले स्ट्रांग है, कोई करेंसी कमजोर है, तो वो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। जनरली कोरिलेशंस आर लो मोस्टली इन द रेंज ऑफ इतना। दिस vindicates substantial benefits from holding a well diversified currency portfolio. अब इसके बाद वाली लाइन देखिएगा, there are however blocks of currencies with very high correlations। मतलब बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जिनका बहुत ज्यादा अपने आप में कोरिलेशन है, वेरी हाई। अब जैसे यूरोपियन करेंसीज सच एज दी, अब आप देखिए ये जितना भी लिखा हुआ है SFK, NOK, CHF, स्विट्जरलैंड हो गया, मेरे ख्याल से NOK हमारा हो गया, ये नॉर्वे होना चाहिए, और ये SFK क्या है? SFK क्या है ये देखो तो, SFK और सर स्वीडन। स्वीडन है, और DKK क्या है? डेनमार्क। यस सर। डेनमार्क। यस तो हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए यूरोपियन जो कंट्री है उसकी करेंसीज, यानी कि डेनमार्क की हो, स्वीडन की हो, नॉर्वे की हो या फिर स्विट्जरलैंड की हो, हैव हाई कोरिलेशन विथ ईच अदर, यानी कि इनका आपस में कोरिलेशन बहुत हाई है, राइट? यस हेलो, सर। यस यस हाँ। तो अब इसके बाद वाला जो पेज है वो काफी धुंधला है, तो मेरे ख्याल से वो शायद आप लोगों को दिख ना पाए, इसलिए अगर ये शायद दिख रहा होगा। यस सर। दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। यस सर। Have high correlation with each other, and the euro on the other of क्या है, on the order of
Odd. अब आप समझिए कि ये कोरिलेशन कितना जबरदस्त है, ये कोरिलेशन इतना जबरदस्त है कि ये कोरिलेशन जो एवरेज जो कोरिलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कितना वो होना चाहिए 0.12 सॉरी -0.1 to 0.2 तक होना चाहिए। लेकिन ये जो चारों पांचों यूरोपियन जो करेंसीज हैं उनका यूरो के साथ आप देख लीजिए कोरिलेशन कितना भयानक है, 0.9 तक है, राइट। यस सर। द जीबीपी क्या है, देखो तो जीबीपी ऊपर में क्या है, Sir, Britain. अच्छा तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, अच्छा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी स्टैंड्स फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आल्सो हैज हाई कोरिलेशन विथ यूरोपियन currencies around 0.60 to 0.7 as a result investing across European currencies does to diversify, ये सब तो हो ही गया, न्यूज़पेपर अब इतना % यूएस डॉलर बेस ऑन, ये तो हो गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आओ क्रॉस रेट वोलेटिलिटी, क्रॉस रेट वोलेटिलिटी, क्रॉस रेट आप लोग पढ़े क्या, व्हाट इज क्रॉस रेट? क्रॉस रेट को बताएं, क्रॉस रेट क्या होता है? हाँ क्रॉस रेट सर जब दो करेंसी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ट्रेड नहीं करती है तो व्हीकल करेंसी का यूज करके जो डिजायर्ड रेट निकालती है लास्ट में वो होता है क्रॉस रेट। वेरी गुड। तो क्रॉस रेट वोलेटिलिटी भी हो सकती है, क्रॉस रेट वोलेटिलिटी भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो व्हीकल करेंसी है, क्योंकि जब आप व्हीकल करेंसी को इसके बीच में लेकर आएंगे तो व्हीकल करेंसी के रेट में फ्लक्चुएशंस, और दो करेंसीज जो आपस में रिलेटेड हैं, जो अनपॉपुलर करेंसीज हैं, वो जब आप उसको पेग करेंगे एक जो पॉपुलर करेंसी है, जो कॉमन करेंसी होगी जिसको हम लोग व्हीकल करेंसी भी कहते हैं, वहां पे उसके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से क्रॉस रेट वोलेटिलिटी होती है। तो इसको एक बार पढ़ लो, मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ के देखो इसको। केवल वो फॉर्मूला यूज कर लेना, बस ये फॉर्मूला जान लेना, इसका सॉल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रख लेना, बस बात खत्म है। क्रॉस रेट का मतलब बता दिया है वहां पर, और वहां पे लॉग वगैरह का यूज करके मैथ्स जो है वो लॉग टेबल अगर होगा तो वो दिया रहेगा, लेकिन वो आता नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा। द लॉग ऑफ द क्रॉस रेट इज द सम ऑफ द लॉग्स, ठीक है, इसको छोड़ देना, एग्जाम्पल लिखना द, ठीक है।
हर्षित आया है क्लास में? हर्षित इज देयर इन द क्लास और नॉट? Harshit is not there in the class. So he is there. Yes, sir. चलो ठीक। तो हम लोग थोड़ा अब इस पे आगे बढ़ते हैं। ये जो कोरिलेशन वाला पॉइंट था वो शायद आप देखिए, कोरिलेशन का जो मतलब, ये जो बुक में एग्जांपल दिया गया था, उस बुक में ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो कोरिलेशन या जो क्रॉस रेट जो वोलेटिलिटी दी गई थी, उसमें हम लोग कर क्या रहे थे कि जैसा कि अभी तोशी ने बताया कि क्रॉस रेट का मतलब हुआ एक ऐसा रेट जो दो करेंसीज के बीच में फिक्स की जाए थ्रू व्हाट, थ्रू अ कॉमन करेंसी, जिसको हम लोग बेस करेंसी भी कहते हैं। वो वर्ड वहां पे पहली लाइन में ही यूज किया गया था, बेस करेंसी का, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो अब ये देखिए, बेस करेंसी होता क्या है? मतलब अगर कोई देश या आपको एक पॉइंट और याद होगा कि रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोग मल्टीपल करेंसीज में काम नहीं करते हैं, हम लोग एक कॉमन करेंसी को ढूंढ लेते हैं और उस कॉमन करेंसी में हम लोग अपने इनवॉइसिंग का काम करते हैं। इनवॉइसिंग इन अ कॉमन करेंसी, पॉइंट याद आया? या चूजिंग अ करेंसी फॉर इनवॉइसिंग, ये एक पॉइंट था जिसमें हम लोग उसके पहले हम लोगों ने नेटिंग वगैरह जहाँ पे पढ़ा था, Yes, याद sir. आया? yes, sir. ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है कि ये लोगों में मतलब मिसकंसेप्शन है कि हमेशा ही अगर लोग मतलब बात करें कि हम लोग अगर हम लोग ये कहें कि हम हमेशा सिर्फ एक जो कम पॉपुलर करेंसी होती है उसको मतलब उसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग एक कॉमन करेंसी में काम करें, ऐसा सही नहीं है। कभी कभी आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े देश होते हैं वो भी अपनी करेंसीज में, या कोई जो ट्रेडर होता है वो अपनी करेंसी में ट्रेड करना पसंद नहीं करता है, कॉमन करेंसी में ट्रेड करना प्रेफर करता है। जैसे अगर कोई मतलब डॉलर को हम लोग जनरली एक बेस करेंसी मानते हैं, व्हीकल करेंसी मानते हैं, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर करेंसी है और सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अगर डॉलर के बाद कोई करेंसी सामने है तो जनरली लोग आजकल यूरो में काम करना शुरू वो लोगों ने किया है, नहीं तो येन में लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो होता है वो डॉलर के टर्म्स में ही होता है। तो कभी कभी होता क्या है कि वो जो रिस्क ऑफ करेंसी वोलेटिलिटी है उसको कम करने के लिए दो अच्छे देश जो स्ट्रॉन्ग देश हैं वो भी आपस में ये कोशिश करते हैं कि हम लोग एक कॉमन करेंसी में काम करें, ताकि हम लोगों को जो ट्रांसलेशन का नुकसान है या जो ट्रांजैक्शन जो कंसोलिडेशन का नुकसान होता है, जैसे कंसोलिडेशन एक्सपोजर भी जो हम लोगों ने पढ़ा। कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो गया कि सब्सिडरी का जो रिकॉर्ड है उसको पेरेंट अपने वहां दिखाएगा, लेकिन उसको दिखाने के लिए आपको करेंसी चेंज करना पड़ेगा। तो वो जो कंसोलिडेशन एक्सपोजर है, या फिर अगर आप यूं कहें कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर जो है, तो इस तरीके का, या फिर जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है, किसी भी तरीके के एक्सपोजर में जहां पे करेंसी वोलेटिलिटी की वजह से रिस्क अराइज हो सकता है, उस सारे रिस्क को कम करने के लिए हम लोग एक कॉमन करेंसी को चूज करते हैं और दो नेशन अपनी अपनी करेंसीज को उस कॉमन नेशन की करेंसी से पेग कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग कहते हैं व्हीकल करेंसी या बेस करेंसी, राइट। और ये जो पेगिंग का सिस्टम होगा, जो दो करेंसीज अपनी अपनी करेंसीज को डॉलर के हिसाब से पेग करेंगी या किसी दूसरी करेंसी के हिसाब से पेग करेंगी, और फिर जब आप उसका एक रेशियो निकाल देंगे दोनों का कि भाई इस करेंसी का डॉलर के टर्म्स में क्या वैल्यू है, दूसरी करेंसी का डॉलर के टर्म में क्या वैल्यू है, और जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से फिर आप दोनों करेंसी का जब आप एक्सचेंज रेट डिटरमिन करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस रेट्स। लेकिन इसमें भी वोलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो बेस करेंसी है वो कितनी भी स्टेबल क्यों ना हो, लेकिन फ्लक्चुएशंस तो होगा। फ्लक्चुएशंस को आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो फ्लोटिंग रेजिम में काम करती है।
तो मार्केट का जो फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, उसको इन्फ्लुएंस या उस पर इम्पैक्ट तो वो डालेगा ही डालेगा। और केवल इतना ही नहीं, हम लोग ये भी देखते हैं कि जो एक इंडिविजुअल करेंसी, मान लो हम लोग तीन करेंसी ले रहे हैं, करेंसी ए, करेंसी बी, करेंसी सी। करेंसी सी को हमने ले लिया बेस करेंसी, या करेंसी बी को हमने ले लिया बेस करेंसी, बी फॉर बेस। तो ए को हमने अटैच किया किससे? बी से। सी को भी हमने अटैच किया किससे? बी से। ठीक है, लेकिन क्या ए और सी, ये जो दो अलग अलग कंट्री की करेंसीज है, उसके एक्सचेंज रेट पे फ्लक्चुएशंस नहीं होगा? उसके एक्सचेंज रेट में भी फ्लक्चुएशंस होगा, उसके एक्सचेंज रेट में भी वोलेटिलिटी होगी। और उस वोलेटिलिटी के हिसाब से जब आप उसको पेग करेंगे बी के साथ, जो कि कॉमन करेंसी होगी, जो कि व्हीकल करेंसी होगी, अपने आप जो करेंसी वोलेटिलिटी है या जो कोरिलेशन का जो वोलेटिलिटी है, क्रॉस रेट वोलेटिलिटी, वो आपका बढ़ जाएगा, बढ़ना है। तो हाँ, लेकिन ये बात तय है कि डॉलर के आने से या बेस करेंसी के आने से, जो कि एक पेगिंग का सिस्टम मिल जाएगा, वहां पे वोलेटिलिटी का चांसेस कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी खत्म हो जाता। राइट? यस सर। चलो ठीक है, तो अब जो बचा हुआ है उसमें आप लोग मतलब उसका केवल फॉर्मूला देख लेना है। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय क्रॉस रेट वोलेटिलिटी, तो वो वहां पे बता दीजिएगा, जो भी मैंने बताया है वो, प्लस फॉर्मूला लिख दीजिएगा। फॉर्मूला मतलब वो जो फॉर्मूला लिखा गया आप वो भी लिख सकते हैं, या किसी भी दूसरे भी करेंसीज को आप एक के साथ बेस मान के आराम से पेगिंग का काम कर सकते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, यस। कल हम लोग आईएफएस पढ़ेंगे।